जब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हर पार्टिकल की स्पीड कितनी रहेगी? 0 रहेगी। तो तुम बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पॉइंट्स, kinetic energy of all points is 0 when the particles are at extreme. Are at one of the extreme. ये बात क्लियर है भाई? सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी भाई? 0 रहेगी जब पार्टिकल्स क्या होंगे? किसी न किसी एक एक्सट्रीम पे होंगे। क्लियर है बात भाई? ऑफ कोर्स 0 होगी भाई। हर नोड की भी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, एंटी नोड की भी 0 होगी। हर किसी की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। हर किसी की काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। जब ये नीचे आएंगे, जब ये पार्टिकल्स अब ये मूव करके नीचे आएंगे, तो देखो हर पार्टिकल नीचे आ रहा है। कौन सा पार्टिकल है जो मूव नहीं कर रहा है अभी भी? कौन सा पार्टिकल? नोड जो है अभी भी मूव नहीं कर रहा है। नोड बेचारा अभी भी मूव नहीं कर पा रहा है। ये मीन पे आ जाएंगे, नीचे जा रहे होंगे, ये मीन पे आ जाएंगे, ऊपर जा रहे होंगे। ये मूव कर रहे हैं। नोड क्या है? अभी भी नहीं मूव कर रहा है। नोड अगर अभी भी मूव नहीं कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ नोड इज ऑलवेज 0। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nodes is always काइनेटिक एनर्जी ऑफ nodes is always 0। ठीक है, नोड की काइनेटिक एनर्जी हमेशा कितनी होगी भाई? 0 होगी। ठीक है, बाकी सबकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो एक्सट्रीम पे नहीं होगी, लेकिन जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें पहले क्या सर निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को भाई ये कह रहा है कि इसको नहीं समझ में आया कि डेल वाई बाय डेल टी कैसे लिख सकते हैं। ये कह रहे हो सौरभ? डेल वाई बाय डेल नहीं टी नहीं सर, लिखोगे? सर वो आप वेव बना के बताओ ना, डेल वाई बाय डेल टी की। वेव बना के बताओ डेल वाई बाय डेल टी। सर वेव पे जरा। कैसी कैसी ख्वाहिशें हो रही हैं मेरी? ये वेव बनाओ, ये वेव ही तो है ये, और क्या है ये वेव है। सर कौन सर ये पॉइंट का वेलोसिटी कौन से कैसे रहे? ये वेव है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, उसको डिफरेंशिएट करेगा वेलोसिटी मिल जाएगी। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को पिछला 1 साल हो गया हमें काइनेमेटिक्स पढ़ते पढ़ते। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिलेगी। सौरभ कमान कोशिश हाँ करो। सर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स को कांस्टेंट रखते हुए, सर यानी कि वो सर वो उसका डायरेक्शन बता दो ना, वेलोसिटी। किसका डायरेक्शन बता दूं? वेलोसिटी। नीचे, इधर, ऊपर? वेलोसिटी यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, बना तो रखे हैं यार। ये ऊपर से नीचे आएगा तो जिधर से नीचे जा रहा होगा डायरेक्शन किधर होगा? उसी तरफ होगा ना। हाँ पार्टिकल सर। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो किधर होगा? सौरभ ऊपर से नीचे आ रहा है तो सौरभ की वेलोसिटी नीचे है, नीचे से ऊपर हाँ जाएगा तो सर। सौरभ की वेलोसिटी ऊपर। पार्टिकल भी उसी की तरह है। वो नीचे आ रहे होंगे तो नीचे वेलोसिटी होगी, ऊपर जा रहे होंगे तो ऊपर वेलोसिटी होगी। क्यों इसमें हाँ सर। अननेसेसरी डाउट सोच रहा है? एक सिंपल सी चीज में, पार्टिकल नीचे है तो नीचे वेलोसिटी है, पार्टिकल ऊपर है तो ऊपर वेलोसिटी है। नहीं मानेगा? नहीं सर समझो। तो इसकी जो वेलोसिटी को मैथमेटिकली लिखना होगा मुझे। मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए। उसका मतलब हो जाता है उस गिवन पार्टिकल का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट। तो कितना बनेगा? 2a एज इट इज रहेगा, साइन के एक्स एज इट इज रहेगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस था, साइन था? कॉस। माइनस। कॉस लिखा हुआ है तो कॉस था, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा भाई। आ जाएगा भी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो जस्ट यही कह रहे थे तुम? यस सर। पार्टिकल यही कह रहे हो भाई, पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लोगे? यस सर। पार्टिकल की वेलोसिटी निकल जाएगी भाई। अब जैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम भाई 8th 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। आज भी वही फॉर्मूला है, बदल नहीं रहे हम फॉर्मूले को।
जो ट्रैवलिंग वेव में निकाला था मैंने वो भी वही फार्मूला था। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? बेसिक फार्मूला तो हमेशा वही रहेगा ना, छोटी सी काइनेटिक एनर्जी तो छोटे से पार्टिकल का मास इनटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। समझे? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्लियर है? यस सर। इज इक्वल टू डीएम कितना लिखोगे? याद करो ट्रैवलिंग वेव में भी मैंने यही लिखा था, डीएम को क्या लिख दिया, म्यू इंटू डी एक्स लिख दिया, म्यू इंटू डी एक्स लिख दिया इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। फिर dx को नीचे ले आओ तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हाफ म्यू इंटू वीपी का स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन वैल्यू लिखने के बाद जैसा ट्रैवलिंग वेव का आया था वैसा नहीं आएगा। बेसिक फॉर्मूला सेम है लेकिन ट्रैवलिंग वेव की जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थी और यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है अलग अलग है ना, तो फाइनल रिजल्ट अलग आएगा। समझे क्या? यस सर। ठीक है, तो कितना हो गया भाई ये, म्यू 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ किसी भी इंस्टेंट पे निकालनी हो ये आएगी, ठीक है, 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैं याद है नोड के लिए हमने क्या बोला था, साइन के एक्स कितना होना चाहिए? 0। नोड्स के लिए साइन के एक्स की वैल्यू 0 होगी भाई। अनिकेत ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताया, सब एग्री करते हो भाई? हाँ सर। यस सर। तो अगर उसकी वैल्यू साइन के एक्स की 0 है अगर नोड्स के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी में भी तो उसी की टर्म आ रही है डायरेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि कितनी हो जाएगी उस रीजन की? 0। 0। वो हमने लिख भी दिया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नोड्स इज ऑलवेज 0। टाइम कितना भी हो जाए वो हमेशा 0 है, ठीक है। बाकी सबकी काइनेटिक एनर्जी इस रिजल्ट से निकालोगे, डिफरेंट टाइम पे काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट आएगी क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू अलग होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू अलग होगी तो हर टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग अलग आएगी। लिखो इसको, जल्दी जल्दी लिखना, घंटों नहीं लगाना। अब जल्दी लिखना है, जल्दी लिखो सर सर। कुछ नहीं, जल्दी लिख पहले तो। मैं लिख दिया। अच्छा हाँ बता। सर ये जो काइनेटिक एनर्जी है वेव का है। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है सिस्टम की, वेव की एनर्जी है मतलब उस मतलब स्प्रिंग के बीच में जो एनर्जी ट्रैप है उसकी एनर्जी। वेव की एनर्जी क्या होती है? पिछली बार भी ट्रैवलिंग वेव में अगर तू वेव एनर्जी बोल रहा है उसका मतलब क्या है? स्प्रिंग में जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उसी को बोलते हैं ना। जैसे पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी पूरा मिला के है। पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, उन्हीं सबको मिला के वेव की एनर्जी बोलते हैं ना, जहाँ से जहाँ तक का तुम्हें निकालना है। हाँ सर। तभी हमने पर यूनिट लेंथ निकाल ली है काइनेटिक एनर्जी। लिखा भाई, सबने लिख दिया? हाँ अच्छा इसमें ये बताओ, तुमने बता दिया भाई, मुझे एक पॉइंट बता दिया, साइन स्क्वायर के एक्स 0 होगा नोट्स के लिए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। दूसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे किस पॉइंट की आएगी? किसी भी देखो टाइम अगर 0 हो गया यानी कि तो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, वो तो लिख ही चुके हो तुम यहाँ पे। भाई एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट की कितनी है? 0 है। वो तो ऑफ कोर्स ट्रू है, उसमें तो कोई मना नहीं कर रहा। टाइम की वैल्यू 0 हो जाए या टाइम की वैल्यू पाई बाय ओमेगा हो जाए तो भाई एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा और काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट की 0 रहेगी, हम उस पर एग्री करते हैं। उसके अलावा कोई भी और टाइम हो उस टाइम पे 0 तो नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी, हर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किन पॉइंट्स की होगी? जिनका साइन के एक्स क्या होगा? मैक्सिमम। एंटी और किसका मैक्सिमम होता है साइन के एक्स? एंटीनोड। एंटी नोड के लिए साइन के एक्स कितना होता है? 1 होता है ना। हाँ सर। साइन के एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एंटी नोड, भूल गए? साइन के एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर। तो ये जो तुमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, ठीक है, एक्सेप्ट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पे सबकी 0 है, उसके अलावा अगर मैंने किसी भी इंस्टेंट पे चेक करा तो किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी मुझे? किसकी काइनेटिक? एंटी नोड की। भाई बात क्लियर है सबको?
सौरभ हाँ सर क्लियर है फिर कल कल पूछेगा, बता दे अभी। डी सर, के समझा मुझे। बाय डी एक्स इज मैक्सिमम is greater is greater for antinode than any other point except when they are at extreme। जब एक्सट्रीम पे होंगे उसके अलावा is greater than for antinode than any other particle except when they are at extreme। जब एक्सट्रीम पे होंगे तो सभी की जीरो हो जाएगी, तो किसको ग्रेटर और लेस की बात ही नहीं हुई। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी हमेशा सबसे ज्यादा किसकी होगी, एंटीनोड की होगी। एंटीनोड की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और टाइम के रिस्पेक्ट में देखो तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की सबसे ज्यादा कब आएगी, पूरे हर पार्टिकल की। ये तो हो गई मैंने अमॉन्ग द पार्टिकल्स कंपेयर करा, ठीक है। ये तो हो गया भाई अमॉन्ग द पार्टिकल्स तुम कंपेयर करोगे तो एंटीनोड की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एज सच एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन। भाई एग्री करोगे सब इस बात से, जब हाँ ये सर। पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एक पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। मेन पे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उस पार्टिकल की। वो पार्टिकल जो अपनी मीन को क्रॉस कर रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और सारे पार्टिकल्स को तुम कंपेयर करने लगोगे अलग अलग, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी, एंटीनोड की आएगी। उस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी एंटीनोड की आएगी। क्या लिखूं, ke of particle, ke of particle is maximum when it is at mean। ठीक है भाई, जब वो मीन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा होगी। और उन पार्टिकल्स में भी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, एंटीनोड की। क्लियर है भाई, सिंपल है, ठीक है सबको भाई सिंपल है। एक तो रिजल्ट भी याद रखना है और ये जो दो तीन पन्ने पॉइंट्स लिखा है पॉइंट्स भी याद रखना है। एक तो रिजल्ट याद रखना है 2 म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वो रिजल्ट का तरीका याद रखना है क्योंकि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बदल सकती है ना। ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है तो ये रिजल्ट आया है, कोई और इक्वेशन होगी तो कोई और रिजल्ट आ जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आएगा, तो फिर ये मतलब साइन के फंक्शन बदल सकते हैं, साइन और टाइम का और साइन का एक्स का। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताना जरा कितना आएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर एक पूरे लूप की बात कर लूँ मैं, तो एक पूरे लूप में साइन के एक्स या कॉस के एक्स की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी। साइन स्क्वायर के एक्स है उसकी एवरेज वैल्यू हाफ, 1/2। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका भी एवरेज कितना निकालोगे, 1/2। हाफ। ठीक है। तो टाइम का और लेंथ में दोनों का अगर तुम्हें एवरेज करना हो, ठीक है, डी के ई बाई डी एक्स एवरेज ओवर लेंथ एंड टाइम, ठीक है। लेंथ में भी और टाइम में भी दोनों का अगर एवरेज निकालना है तो दोनों की जगह बस क्या कर देना, क्या है, दोनों की जगह सिंपली 1/2। बस 1/2 एक का करना होता है एवरेज, तो जिसका एवरेज करना है उसकी जगह हाफ लिख देना। बाकी दोनों का एवरेज करना है तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2 कितना हो गया, हाफ ही बचेगा ना। तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ। भाई ये है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इतने से दो पॉइंट्स हैं हमारे, ये हमें याद रखना, ठीक है। देख लो भाई एक बार दोबारा। तो एक मिनट उसके पिछले वाला स्लाइड दिखाएं। फर्स्ट स्लाइड क्लियर है पहले, हाँ सर। यस सर। ठीक है भाई, फर्स्ट स्लाइड सबको क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी सारे पॉइंट्स की जब एक्सट्रीम पे होंगे जीरो होंगे, जब और नोड की काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो।
फिर काइनेटिक एनर्जी का निकालने के लिए हमने पार्टिकल की वेलोसिटी लिखी। पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे लिखी? जो भी वेव इक्वेशन होगी उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। तो डिफरेंशिएट करके मैंने वेव की इक्वेशन लिखी। फिर छोटी सी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ डी एम इंटू पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर। डीएम को लिखोगे मास पर यूनिट लेंथ इंटू छोटी सी लेंथ, तो ये आ जाएगा भाई। ट्रैवलिंग वेव की काइनेटिक एनर्जी निकालते वक्त भी यही रिजल्ट यूज करा था, अभी भी वही है। डिफरेंस क्या है, बदल क्या रहा है? वेलोसिटी की वैल्यू। वेलोसिटी को जिस तरीके से पिछली बार लिखा था इस बार वैसे नहीं लिखते, वेलोसिटी की वैल्यू अलग है। वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये सबको क्लियर है भाई। फिर इसका एवरेज निकाल दिया भाई, दोनों का साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो उसके एवरेज की वैल्यू हाफ हाफ कर देना। तो एवरेज ओवर लेंथ एंड टाइम का वैल्यू कितना आएगा? हाफ म्यू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर एक का ही एवरेज करना हो तो जिसका एवरेज करना है बस वो लिख देना। अगर लेंथ का एवरेज करना हो तो साइन स्क्वायर के एक्स की जगह हाफ लिख देना। सिर्फ टाइम का एवरेज करना हो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हाफ लिख देना। कर दोगे उतना तो? दूसरा, फिर तुमने इस रिजल्ट से देखा कि एंटी नोड के लिए साइन के एक्स 1 होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बाकी की काइनेटिक एनर्जी से किसी भी इंस्टेंट पे ज़्यादा होगी। या जीरो के केस में सब बराबर हो जाएंगे, या फिर एंटी नोड की काइनेटिक एनर्जी बाकी सबकी काइनेटिक एनर्जी से हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। सही बात है। और सबकी काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाए, यानी कि कहाँ पहुँच जाए? मीन पे पहुँच जाए। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाए, दैट इज 5/2 ओमेगा, दैट इज कहाँ पहुँच जाए? मीन पे पहुँच जाए। सही बात है। बताओ भाई, सबको समझ में आया? कुछ रह गया? सर एक मिनट ये वाला। सर अगली स्लाइड। सलोनी आ जाएगा भाई? ओजस आ जाएगा? हाँ सर। ओजस गायब हो गया क्या? एम एन ओ पी नहीं है ओजस। Yes, sir. ठीक, तो ये वाला पार्ट भाई सिंपल था। काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख देंगे। अगला पार्ट भी सिंपल है, अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी ट्रैवलिंग वेव की ऑलरेडी लिख रखी है, उसको समझ रखा है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट भी सिंपल है, तो बहुत बड़ा पार्ट। सर बोलो। एवरेज ओवर लेंथ कब लेते हैं और एवरेज ओवर टाइम कब लेते हैं? ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर द लेंथ जब निकालना होगा तो एवरेज ओवर लेंथ लोगे। जब टाइम का एवरेज निकालना होगा, एक पॉइंट को तू देख रहा है, तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो टाइम का एवरेज निकाल देगा, साइंस पर की जगह हाफ ले लेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे तो पूरी स्ट्रिंग में एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहा है, तो क्या करेगा? साइंस स्क्वायर के एक्स का एवरेज ले लेगा। और दोनों का कब लेते हैं? जब पूरी लेंथ का एवरेज निकालना होगा, टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने एवरेज टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी रही, किसी एक इंस्टेंट पे नहीं, एक जनरल एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी कितनी लिख सकते हैं पूरी लेंथ में? एल लेंथ है, तो एल लेंथ में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी लिख सकते हैं वेव की, तब पूरी लेंथ की ले लेंगे। टाइम को कांस्टेंट। टाइम को कांस्टेंट क्यों? टाइम का भी एवरेज और उसका भी एवरेज ना। हाँ सर। पहले एल लेंथ में तूने एनर्जी निकाली कि कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी किसी एक इंस्टेंट पे, फिर उसका भी एवरेज निकाल दे। हाँ सर। नेक्स्ट आएगा भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। कौन सा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अगर हमें पुराना रिजल्ट याद नहीं, लेकिन सिंपल हो जाएगा अगर रिजल्ट याद है तो। ये तो स्टैंडिंग वेव की पोटेंशियल एनर्जी, स्टैंडिंग वेव की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है भाई। ये स्टैंडिंग वेव है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें निकालनी है। तो तुम मुझे बोलोगे
कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम ट्रैवलिंग वेव की निकाल चुके हैं, क्या सेम रिजल्ट यूज कर सकते हैं? तो सेम रिजल्ट नहीं यूज कर सकते, लेकिन हाँ एग्जैक्टली सेम रिजल्ट नहीं, पर एक सर्टेन इंस्टेंट का मैं सेम रिजल्ट यूज कर सकता हूँ। लॉजिक सेम है, क्योंकि लॉजिक क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती थी? स्प्रिंग के एक्सटेंशन में स्टोर होती थी, स्प्रिंग के एक्सटेंशन में स्टोर होती थी, जिसकी हेल्प से तुमने dPe/dx निकाला था, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। काइनेटिक के बराबर जब लिख दी थी तब वाला केस नहीं, उससे पहले टेंशन जब टेंशन लिखा हुआ था, स्लोप जब स्लोप लिखा हुआ था, ये रिजल्ट निकाला था हमने पोटेंशियल एनर्जी का। यस सर। तो ये अगर तुमने रिजल्ट निकाला तो ये रिजल्ट यहाँ पे भी वैलिड रहेगा ना? क्या कंडीशंस थी इसमें, इसको निकालने में? भाई एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए और टेंशन ने जो वर्क करा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, और जितना टेढ़ा होगा इंक्लाइंड होगा उतनी ज़्यादा क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ ना कि ये रिजल्ट नहीं लगेगा, ये रिजल्ट लगेगा। फाइनल आंसर सेम नहीं आएगा, पर ये वाला रिजल्ट तो इतना लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ के लिए मैं अभी भी क्या लिख सकता हूँ? हाफ टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अभी भी ये रिजल्ट यूज यस कर सर। सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी का अब जो हमें निकालना है ये रिजल्ट लिखोगे। तो आगे इसको सॉल्व करने से पहले अगेन कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो भी हमारे दिमाग में आ रहे हो। बताओ भाई, एंटी नोड पे स्लोप हमेशा कितना रहेगा? स्लोप ऑफ एंटी नोड तुम्हें Zero. हमेशा कितना दिखाई देगा? 0। जीरो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, एंटी नोड वाले पॉइंट्स जो है उनका स्लोप हमेशा 0 है। जो टेंजेंट बन रहा है वो उसके बराबर आ रहा है। तो क्या लिखोगे? जैसे वहां पे काइनेटिक एनर्जी नोड की हमेशा 0 होती थी, यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या 0 रहेगा हमेशा? एंटी नोड इज ऑलवेज 0। समझे? चाहे एक्सट्रीम पे हो चाहे नहीं हो, पोटेंशियल एनर्जी एंटी नोड की हमेशा कितनी रहेगी? 0 रहेगी। चाहे चाहे वो एक्सट्रीम पे हो, मीन पे हो, कहीं पे भी हो, स्लोप एंटी नोड पे हमेशा 0 रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कितनी रहेगी? 0 रहेगी। स्ट्रिंग के हर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होगी? स्ट्रिंग के हर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होगी? मेन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज 0 व्हेन स्ट्रिंग इज एट मीन। ये बात क्लियर है सबको? जब स्ट्रिंग मीन पे आ जाएगी तो यानी कि स्ट्रेट हो गई, तो किसी में एक्सटेंशन नहीं बचा ना, किसी में एक्सटेंशन नहीं बचा, किसी में एक्सटेंशन नहीं बचा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? होगी क्या? No, sir. नहीं सर। ठीक है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? नोड। नोट। किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम चेक करें, किसी भी इंस्टेंट पे तुम उठा के देखो तो देखो ये यहाँ पे स्लोप 0 है। अब स्लोप बढ़ने लगेगा, स्लोप बढ़ने लगेगा, स्लोप बढ़ने लगेगा। सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा हमेशा? नोड का रहेगा। चाहे एक्सट्रीम पे ले लो, एक्सट्रीम पे भी सबसे ज्यादा स्लोप किसका आएगा? नोड का ही आएगा। एक्सट्रीम के अलावा भी ले लो, सबसे ज्यादा स्लोप किसका आएगा? नोड का ही आएगा। ठीक है। तो नोड पे जो पॉइंट है अगर सबको कंपेयर करें, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा रहती थी? एंटी नोड की। तो उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? नोड की रहेगी, क्योंकि उसका स्लोप हमेशा सबसे ज्यादा होगा ना। तो क्या पॉइंट लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नोड इज ग्रेटर देन एनी अदर पार्टिकल at any time except when the string is at mean position। क्लियर है ये बात? जब मेन पोजीशन पे होगी तो नोड की भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
तो वो सबके बराबर ही हो गया, तो उसमें ग्रेटर बोलने का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई भी और स्टेट होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी मिलेगी भाई? हमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हमें नोड की ही मिलेगी। क्यों मिलेगी नोड की? क्योंकि उसका स्लोप सबसे ज़्यादा आना ही आना है। उसका स्लोप सबसे ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है? Yes, sir. टाइम के रेस्पेक्ट में बताओ जनरल की पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होती है किसी भी पार्टिकल की, अगर चेक करनी हो? सर हाँ, वो जो नोड पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा वो एक पार्टिकल का होगा या फिर सारे पार्टिकल्स का हम कंपेयर करेंगे? मतलब क्वेश्चन दोबारा सोचो, तुम क्या पूछ रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी जो नोड पे जो पॉइंट है उसकी ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी? बाकी जो भी पॉइंट्स होंगे किसी भी इंस्टेंट पे, जो किसी भी अगर किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे एनी टाइम मैं नोड की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा या किसी और की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो किसकी सबसे ज्यादा मिलेगी? नोड की। नोड की। बस इतना हमने बोला। हाँ सर। एक मिनट, पिछला पक्का? यस सर। अब इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी? जब पार्टिकल कहाँ पे होगा? मीन। नहीं, मेन पे तो जीरो हो जाएगी। रिस्पेक्टिव एक्सट्रीम। मेन पे तो जीरो हो जाएगी ना। हाँ सबसे हाँ सर। ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब स्लोप सबसे ज्यादा होगा। स्लोप सबसे ज्यादा कब होता है? जब पार्टिकल कहाँ होते हैं? एक्स। स्ट्रीम पे होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम। तो जब वो एक्सट्रीम पे होगा पार्टिकल तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो मैक्सिमम होगी। और उसमें भी कंपेयर करेंगे सारे पार्टिकल्स की तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी? नोड की आएगी। सबसे ज्यादा किसकी आएगी? उसमें भी सबको कंपेयर करने लगोगे तो सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी एनर्जी? नोड की मिलेगी। क्लियर है ये बात? हाँ सर। हाँ। ठीक है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को इन चारों पॉइंट्स में डाउट तो नहीं है भाई? सिंपल है। क्या रिजल्ट है हमारा? हाफ टी डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर। हाफ टी डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर, ये रिजल्ट है। अभी चार पॉइंट्स लिख लिए। अब एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए सौरभ बताएगा भी वैल्यू हमें। उससे पहले एक बार बता दो, कोई है किसी को डाउट? पहले दोनों पॉइंट क्लियर है? ठीक है। सर एक मिनट। नेक्स्ट पेज। एक मिनट सर। हाँ सर। नेक्स्ट हो गया भाई, y की इक्वेशन है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो डेल वाई बाय डेल एक्स कितना आएगा? 2a साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन 2a के
cos kx cos ओमेगा टी। और फिर ट्रैवलिंग वेव में याद है तुम्हें वेव स्पीड कितनी लिखते थे, अंडर रूट टी बाय म्यू। तो टेंशन की जगह क्या लिखोगे, म्यू इंटू वेव स्पीड का स्क्वायर। याद है भाई ट्रैवलिंग वेव में यस सर। म्यू इंटू वेव स्पीड का स्क्वायर, फिर वेव स्पीड का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर किसके बराबर होता था, के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर के। ट्रैवलिंग वेव से रिजल्ट याद है भाई ये, हाँ Yes, sir. सबको याद है। यस सर। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या था भाई, हाफ टी। टी की जगह क्या लिख दूँ, हाफ म्यू इंटू वेव वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ टी इंटू अगला क्या लिखना है, स्लोप का स्क्वायर। स्लोप कितना, 2a कॉस के एक्स कॉस इसका स्क्वायर कितना बन गया, हाफ म्यू, करना जरा, 4a² v स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर। तो पिछली बार आया था साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस बार उसका अपोजिट आएगा पूरा। बाकी सब सेम है, देखो म्यू वी स्क्वायर के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और क्या आया कॉस स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे निकालनी हो कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगेन एवरेज ओवर लेंथ एंड एवरेज ओवर टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, डी पी ई बाई डी एक्स। एवरेज ओवर लेंथ और एवरेज ओवर टाइम करोगे तो कितना आएगा, 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स हाफ कॉस आ जाएगा। एवरेज ओवर लेंथ, भाई हम इतना श्योर कैसे हैं कि एकदम हमने सही निकाला है, क्योंकि देखो ये हाफ म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गई एवरेज एनर्जी, ये वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एवरेज टोटल एनर्जी कितनी है अभी स्टैंडिंग वेव की, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। ये जो स्टैंडिंग वेव है, ये जो स्टैंडिंग वेव है भाई, ये स्टैंडिंग वेव किससे मिलके बनी थी, दो ट्रैवलिंग वेव जो ए एम्पलीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में आई थी, उन्हीं से मिला के तो तुमने ट्रैवलिंग वेव बनाई थी वाली। हाँ सर। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैवलिंग वेव आ रही थी ए एम्पलीट्यूड की, तो उनकी एनर्जी एवरेज कितनी थी, Half mu a square omega. तो टोटल उनको कंबाइन करोगे तो एनर्जी कितनी आनी चाहिए थी, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर उतनी आ रही है अभी भी, उतनी आ रही है ना। देखो Yes, इसकी sir. भी हाफ, काइनेटिक में हाफ और पोटेंशियल में एवरेज हाफ, तो टोटल उतनी आएगी भाई। समझे या नहीं समझे, यस सर। लिखो भाई इसको भी लिखो, कहाँ से रह गया, सर, वो पॉइंट दिखाइए ना। कौन सा पॉइंट, ये हाँ सर। सर नेक्स्ट। सर एक मिनट।
हाँ सर। यस सर। सही। हाँ सर। दिवेश, पता नहीं यार कहाँ यूज हुआ। पता नहीं यार, मुझे एक बार देख ले, मुझे बता क्या होता है। किसी क्वेश्चन में दिया है? ठीक है, तो वो कुछ चीज को रेफर करा होगा तो उसको नाम देख ले क्या है। किसी चीज को रेफर करा है तो याद रख लेना, बस उस चीज को बोलते हैं। देख लूंगा मैं भी। हाँ सर, हो गया। इस समय जब ये वेव, तो इधर बताओ, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एंटी नोड की टोटल एनर्जी कितनी है? जब वेव एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो पोटेंशियल उसकी हमेशा जीरो होती है, और जब एक्सट्रीम पे होगी तो उसकी काइनेटिक भी जीरो होगी। तो एंटी नोड की टोटल एनर्जी कितनी दिखाई दे रही है तुमको? जीरो दिखाई दे रही है। एंटी नोड की टोटल एनर्जी जीरो है भाई अभी। हाँ सर।
भाई देख लो एक बार सब, एंटी नोड की टोटल एनर्जी 0 रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ सर। यस ठीक है। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एंटी नोड की टोटल एनर्जी 0 है। फिर ये यहाँ एंटी नोड से मूव करते हुए ये मीन की तरफ आएगा। जब ये मीन की तरफ आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये वाले पार्ट किधर आ रहे होंगे? नीचे आ रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे। ये वाला पार्ट रुका हुआ होगा और इधर वाले पार्ट किधर जा रहे होंगे? ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। सेंटर वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, फिर बाकी बाहर जाते जाते वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना? तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी आएगी? सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वो एंटी नोड की आएगी। हाँ उसकी सर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो टोटल एनर्जी उसकी यहाँ पे कितनी हो गई? टोटल एनर्जी नॉन नॉन जीरो हो गई। टोटल एनर्जी उसके पास नॉन जीरो हो गई। नॉन जीरो होगी ना यहाँ पे टोटल एनर्जी, क्योंकि यस सर काइनेटिक आ गई। काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल कितनी है अभी भी? जीरो। टोटल एनर्जी इज नॉन जीरो। क्या लिखोगे? पोटेंशियल जीरो प्लस, कैसे तुम गलत ना करो उसके लिए क्या लिखा है वैसे में? क्या लिखूँ इसको? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल इज जीरो, काइनेटिक इज नॉन जीरो। तो टोटल एनर्जी नॉन जीरो आ गई। ठीक है भाई, इतना क्लियर है सबको? सिंपल सा था। यस सर। एंटी नोड के बारे में बताओ। एंटी नोड की टोटल एनर्जी इस समय कितनी है भाई? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक इज जीरो, पोटेंशियल इज नॉन जीरो, तो टोटल एनर्जी अभी नॉन जीरो है नोड की। जब ये यहाँ हो जाएगा तो टोटल एनर्जी कितना? जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो तो हमेशा जीरो होती है, तो काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। जीरो आएगा भाई, दोनों जीरो हो गए। तो कुछ दिखाई दिया तुमको या नहीं दिखाई दिया? हाँ सर। क्या दिखाई दिया? क्या समझ में आया कि भाई नोड की एनर्जी एक्सट्रीम से नीचे आने पे डिक्रीज कर गई और एंटी नोड की एनर्जी बढ़ गई। तो इंक्रीज। क्या हो रहा होगा यहाँ पे? कैसा मोशन हो रहा होगा? एनर्जी का फ्लो हो तो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एनर्जी का फ्लो अभी भी हो रहा है। किधर से किधर जा रही है एनर्जी? नोड पे थी एनर्जी और यहाँ एंटी से नोड। नीचे आने की तरफ जब जब मीन की तरफ आ रहा है, जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, नोड की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और एंटी नोड की एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, अब जब नीचे आने लगेगा एनर्जी ऐसे ट्रेवल करेगी नोड से एंटी नोड की तरफ। ठीक है, नोड से एंटी नोड की तरफ। फाइनली इसकी जीरो हो जाएगी नोड की और एंटी नोड की मैक्सिमम हो जाएगी। फिर जब इससे नीचे जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो अब क्या होगा? एनर्जी कैसे जाएगी? एंटी नोड से वापस किस तरफ? नोड की तरफ। जब ये नीचे आएगा तो कैसा हो जाएगा भाई? नीचे जाएगा जब ये, फिर से ऐसा होगा ना। तो अब क्या होने वाला है? एनर्जी इधर से इधर गई होगी ना, एंटी नोड से नोड की तरफ। फिर से किधर होगा? नोड से एंटी नोड की तरफ। फिर से ऐसी ऑसिलेट करती जा रही है एनर्जी। जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तो एनर्जी का फ्लो किधर हो रहा है? नोड से एंटी नोड की तरफ। जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो एनर्जी का फ्लो किधर हो रहा होगा? एंटी नोड से नोड की तरफ। ये बात समझ में आ रही है तुमको या बस मैं ही बोले जा रहा हूँ? समझ में आया भाई ये? यस सर पल्लवी Yes, को नहीं sir. आया? नहीं सर ये सर। और एक बात बताएं। और एक बार बता दे भाई, हम ये इतना सिंपल सा ये कह रहे हैं, दो लूप भी नहीं बनाते, एक लूप बना देते हैं। तो एक लूप के अकॉर्डिंग हमने जो अभी इक्वेशन लिखी है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो इस समय इसकी टोटल एनर्जी मैक्सिमम है। देखो भाई इनकी वैल्यू लिख लो। हाईएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी है भाई? ये टोटल एनर्जी मैक्सिमम है नोड पे जो पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी है? जीरो है। बाकी पॉइंट्स की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, हर पॉइंट की, हर पॉइंट की कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। मैक्सिमम से कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और यहाँ से आते 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 कितनी हो गई होगी? जीरो हो गई होगी। फिर जब ये ऐसा हो जाएगा, थोड़ा स्लोप कम हो जाएगा। तो अब देखो, अभी भी
अब क्या होगा, अब इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी इंक्रीज करी या डिक्रीज करी, इसकी, इस पॉइंट की एनर्जी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, डिक्रीज Increase करेगी। और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज इसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज करी, इसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज करी, ये टोटल एनर्जी इसकी डिक्रीज करी। तो यहाँ से अगर इसकी टोटल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, कैसे डिक्रीज करे, ये बात क्लियर है चलो नहीं, क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया, काइनेटिक तो हमेशा जीरो है। इसका टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दिस टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक तो हमेशा जीरो होते हैं नोड की, और पोटेंशियल सिंस लोब कम होता जा रहा है कम होते चला जाएगा, तो कम होती जा रही है एनर्जी। तो एनर्जी कम होके कहाँ जा रही है, एनर्जी कम होके जा कहाँ रही होगी भाई, उसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, एनर्जी कम होके कहाँ जा रही है, नोड की तरफ जा रही है, एंटी नोड की तरफ जा रही है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी कम हुई तो वो एनर्जी कहाँ गई, टोटल एनर्जी किधर फ्लो कर गई, यहाँ से इधर आ गई, ठीक है, नोड से इस तरफ गई, यहाँ से एनर्जी कम हुई होगी और इधर मिड पॉइंट की एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब ये एकदम स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी फिर कंफ्यूज हो गए, नहीं सर। जब ये स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी हो गई एकदम, तो भाई पोटेंशियल सबकी जीरो और काइनेटिक सबसे ज्यादा किसकी होती है, एंटी नोड की होती है। तो यहाँ की टोटल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भाई एनर्जी इधर से फ्लो करके इधर आ चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जब ये नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएंगे तो अब क्या होगा, काइनेटिक वापस किस में कन्वर्ट होने लगेगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट होने लगेगी, यानी ये एनर्जी का फ्लो किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। अभी एनर्जी ऑलरेडी मैक्सिमम पहुंच गई है, टोटल एनर्जी मीन की। अब जैसे ही नीचे जाएगा क्या होगा, अब जैसे ही नीचे जाएगा फिर से क्या होगा भाई, काइनेटिक कम होने लगेगी। काइनेटिक अगर कम होने लगी तो इसका मतलब क्या है, इसकी टोटल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं। और इस पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। एनर्जी का फ्लो किधर हो रहा है, एंटी नोड से। नहीं समझे इस बात को भाई, ये बात समझ में आई है सबको। हाँ सर। हाँ सर। तो एनर्जी का फ्लो स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं है कि एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, किधर से किधर हो रहा है, लेकिन एक नोड को क्रॉस करके आगे नहीं जा रहा, नोड को क्रॉस करके एनर्जी आगे नहीं जा रही है। एक्चुअल ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी का फ्लो आगे की तरफ होता है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो आगे की तरफ नहीं हो रहा है, नेट नेट आगे की तरफ नहीं हो रहा, एवरेज फ्लो आगे की तरफ जीरो है। एनर्जी नोड से एंटी नोड के बीच में कंटिन्यूसली ऑसिलेट करती है। एनर्जी क्या हो रही है, नोड से एंटी नोड के बीच में कंटिन्यूसली ऑसिलेट, ठीक है। नोड से एंटी नोड के बीच में एनर्जी कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रही है। एनर्जी does not cross the node, average energy transfer is zero, energy is set to oscillate, oscillate between two consecutive nodes, और particularly ज़्यादा बेटर क्या स्टेटमेंट रहेगा वैसे, एक ऐसा एक टू कंसेक्यूटिव नोड्स करके ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में एनर्जी ऑसिलेट कर रही है क्या, तो वो हाँ ही बोलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा गलत है, एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ ऑसिलेट कर रही है एनर्जी, नोड टू एंटी नोड। और पर्टिकुलरली between adjacent या neighboring node and, सही है, लिखो इसको।
एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में एनर्जी ऑसिलेट करेगी। कहाँ से लिखना है? तो सब ड्रॉ ही कर रखा है अभी हमने। सर एक मिनट। एनर्जी नोड से एंटी नोड के बीच में ऑसिलेट करेगी। जब एक्सट्रीम पे होगा तो नोड पे एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जब मीन पे आएगा तो नोड एंटी नोड पे एनर्जी ज़्यादा आ गई, तो यानी कि नोड से ही आई होगी वो एनर्जी। तो एनर्जी का फ्लो हुआ नोड से एंटी। फिर जब मीन से एक्सट्रीम जाएगा फिर से फ्लो हो गया एंटी नोड से नोड की तरफ। सर बोलो। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी पूरे स्ट्रिंग में फ्लो करता था ना। हाँ यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट, मतलब एक रीजन में फ्लो कर रहा है सर। हाँ, उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है पूरे में। नेट सर एनर्जी का नोड ट्रांसफर। सर क्या कह रहे हो? नोड की पावर 0 रहेगी ना? नोड की पावर 0 रहेगी। पावर मतलब? वेलोसिटी 0 है। हम्म, उससे एनर्जी का ट्रांसफर आगे नहीं हो रहा। ठीक बात है। दोनों नोड से एक ही एंटी नोड पे आएगा क्या एनर्जी? हाँ ना, बीच वाले मतलब दोनों नोड से, मतलब इधर भी जाएगा, इधर से इधर वाली एनर्जी इधर जाएगी, इधर वाली एनर्जी इधर जाएगी। कैसी बातें करता है यार? नहीं सर, वो कॉमन नोड है ना, कॉमन नोड। हाँ तो कॉमन नोड से, कॉमन नोड की इधर वाली एनर्जी इधर जाएगी, इधर वाली एनर्जी इधर जाएगी। नोड को क्रॉस करके इधर नहीं जाएगी। इधर वाली एनर्जी नोड को क्रॉस करके इधर नहीं जाएगी, इधर वाली एनर्जी नोड को क्रॉस करके इधर नहीं तो आधे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जाएगी। आधे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब? सर। जब एक्सट्रीम पे रहेगा नोड, नोड पे जो कॉमन नोड पे एनर्जी होगा, और फिर मीन पे जब एंटी नोड का एनर्जी होगा, तो दोनों तरफ जाना चाहिए ना। क्या कह रहा है? जब इधर, जब एक्सट्रीम पे होगा, सर तो कॉमन नोड का मैक्सिमम एनर्जी होगा ना, कॉमन नोड का एनर्जी मैक्सिमम होगा। और फिर मीन पे आएगा तो दोनों एंटी नोड को देना है ना एनर्जी। हाँ तो लेफ्ट वाली एनर्जी भाई, इधर इधर वाली एनर्जी का क्या हुआ? इधर से एनर्जी मिल रही है इसको, नहीं मिल रही है? इधर ये नोड है या नहीं है? सर वो है, मतलब तो नोड के इधर की जो भी एनर्जी होगी, इसमें भी नोड के इधर जो एनर्जी होगी वो इसको देगा। नोड के इधर जो एनर्जी होगी वो इसको देगा। नोड के लेफ्ट में जो एनर्जी होगी वो उसको देगा, नोड के राइट में जो एनर्जी होगी वो उसको देगा। एनर्जी एक रीजन में ही होती है ना, एक पॉइंट की नहीं होती है। उसकी काइनेटिक तो है नहीं, तो एक रीजन ही लेगा ना। तो रीजन जैसी लेगा तो लेफ्ट वाला रीजन लेगा तो उस वाली एनर्जी इधर जाएगी। राइट वाला रीजन लेगा तो वाली एनर्जी इधर जाएगी। हाँ एक सर। रीजन लेना पड़ेगा ना तुझे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुझे एक रीजन लेना पड़ेगा, एक छोटी सी लेंथ लेनी पड़ेगी। जैसी वो लेंथ लेगा, तो जब वो लेफ्ट में लेगा लेंथ, तो लेफ्ट वाली एनर्जी लेफ्ट में जाएगी। राइट में लेगा तो राइट वाली एनर्जी राइट में जाएगी। सर अगली साइड।
भाई सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना? सर एक मिनट, चिराग, अफरा, अतर, यस सर। फातिमा, प्रमोद क्लियर है भाई? मनन, क्लियर है भाई? एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है या नहीं समझा? ठीक है, समझा। सर तो लेफ्ट वाला जो नोड है उसका भी रीजन कंसिडर करेंगे ना? लेफ्ट में, जो नोड है वो मतलब वॉल से है ना, लेफ्ट तो में नोड है। नहीं सर, वो रीजन आपने बोला था ना, हाँ, तो नोड के आसपास का रीजन लेंगे ना, नोड के आसपास का रीजन लेगा। तो वॉल भी आ जाएगा। अबे कैसी बातें कर रहे, क्यों अननेसेसरी यहाँ पे? ये नोड है, ये फिक्स पॉइंट है। आसपास का रीजन मतलब इसके जो राइट में होगा पार्ट। इतनी देर से मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, कहीं उसमें है ही नहीं ऐसा मिसलीडिंग स्टेटमेंट। इसके जो राइट में होगा पार्ट, उसकी एनर्जी इधर बढ़ेगी। इसके जो लेफ्ट में होगा उसकी एनर्जी इधर आएगी। इसके जो राइट में होगा उसकी एनर्जी इधर जाएगी, इसके जो लेफ्ट में होगा उसकी एनर्जी इधर जाएगी। एकदम आइडियल केस ले रहे हैं। तो ये इसको इलोंगेट कराना है क्या दीवार को? नहीं फिर कहाँ से आ गई वो वैल्यू? श्रीनाथ क्लियर है भाई? यस सर। अगली। कीर्ति किस में है भाई? पनवेल में या नेरुल में? अगली सर। भाई मेडिकल में कीर्ति है, किसमें? पनवेल में, नेरुल में? सर नेरुल में है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ अगर हमें लिखनी है तो कितनी आ जाएगी भाई?
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, कितनी कितनी आ गई भाई? 2 म्यू स्क्वायर इज म्यू 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर। ये आ गई भाई टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये आ रखी है भाई। तो तुम मुझे बोल रहे हो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, टोटल एनर्जी भी भाई कांस्टेंट नहीं है, टोटल एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है। तो अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में देखूं तो भाई ये देखो ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ये यहाँ से ऐसे नीचे गया, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर ये ऐसे नीचे की तरफ गया, फिर किधर जाएगा और ये एक्सट्रीम पोजिशन में पहुंच जाएगा, ये रहेगा, ये एक्सट्रीम पोजिशन पे आ गया, रहेगा भाई ऐसी सिचुएशन, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ये इन पॉइंट्स को क्या बोलते हो तुम? नोड्स बोल रहे हो मुझसे। दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, और ये हाईएस्ट वाला क्या हो गया? एंटी नोड। ठीक है, ये हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा भाई? एंटी नोड हो जाएगा। समझे? अब मुझे ये बताओ जरा क्या होता होगा, क्या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी टोटल एनर्जी चेंज ना हो रही हो? जैसे नोड के लिए तुमने बताया मुझे, एंटी नोड के लिए क्या बताया तुमने? नोड और एंटी नोड के लिए, नोड के लिए बताया कि एक्सट्रीम पे 0 है टोटल एनर्जी, जब मीन पे आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगी मीन पे टोटल एनर्जी, फिर से जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो फिर से टोटल एनर्जी कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है ना। नोड की एनर्जी चेंज कर रही है भाई, एंटी नोड की एनर्जी नोड की भी चेंज कर रही है। नोड की एनर्जी देखो जब यहाँ होगा मैक्सिमम होगी, जब मीन पे आएगा 0 हो जाएगी, फिर नीचे जाएगा फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मीन पे आएगा 0 हो जाएगी। तो हर पॉइंट की एनर्जी बदल रही होगी भाई, नोड और एंटी नोड की तो बदल रही है। नोड की एनर्जी 0 से मैक्सिमम तक जा रही है और फिर 0 हो जा रही है, एंटी नोड की एनर्जी भी 0 से मैक्सिमम तक जा रही है और फिर 0 हो जा रही है। ऐसे ही हर पॉइंट की एनर्जी भाई बदल रही होगी, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जा रही होगी वैल्यू तक, और फिर चेंज करती जा रही होगी, एक वैल्यू से एक वैल्यू तक ऑसिलेट कर रही होगी। और फिर मतलब एक 1 जूल से 2 जूल गया, फिर 2 से 1, फिर 1 से 2 गया, फिर 2 से 1। और एंटी नोड और नोड वाले पॉइंट 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहे हैं और फिर मैक्सिमम से 0 तक आ रहे हैं। यही हो रहा है, बाकी किसी पे भी ऐसा नहीं होगा, बाकी हर किसी की कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। बस एंटी नोड और ये नोड है जिनके एक मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, बाकी सब किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट होंगे मैक्सिमम तक जाएंगे। तो क्या कोई ऐसा भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसकी एनर्जी चेंज ही ना हो रही हो टाइम के साथ? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्रांसफर नहीं कर रहा, ट्रांसफर तो ऑफकोर्स हो रहा होगा, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर तो इधर हो रहा होगा, एनर्जी का ट्रांसफर तो ऑफकोर्स हो रहा है, जब ये यहाँ से इधर जा रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा है, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं भाई। लेकिन क्या कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसकी टोटल एनर्जी टाइम के साथ ना बदले? बीच वाला नोड का और एंटी नोड। कैसे निकाला? सर दो रहेंगे ना, क्या करेंगे? सर दो रहेंगे ना वैसे पॉइंट्स। हाँ 2 रहेंगे, कौन सा होगा वो point? कैसे निकालें कैसे? सर एनर्जी ट्रांसफर तो वैसे ही होगा ना, एक पॉइंट तो मिलना ही चाहिए इसका। सर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसकी जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं करनी चाहिए। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, एनर्जी का ट्रांसफर ऑफ कोर्स हो रहा है, यहाँ से एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही है, एनर्जी के ट्रांसफर को मना नहीं कर रहे हैं भाई, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही होगी, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, हटाएंगे हटा दें, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही होगी, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी टोटल एनर्जी कितनी है? टाइम के साथ नहीं बदल रही। एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी टोटल एनर्जी टाइम के साथ नहीं बदल रही है। उसके लिए एक तो इसने कहा कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और क्या कर सकते हो?
एक तो तुमने बोला भाई टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दूसरा और क्या कर सकते हो भाई, ये नोड है, ये भी नोड है, ये एंटी नोड है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, या फिर तुम मुझे बोल रहे हो भाई यहाँ से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, भाई ये मैं मना नहीं कर रहा, एनर्जी का फ्लो यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट की टोटल एनर्जी मैंने बोला कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करने की जगह मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, जिस पॉइंट के लिए साइन स्क्वायर के एक्स और कॉस स्क्वायर के एक्स सेम हो जाएंगे, तो हम पूरी टर्म को बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, अगर साइन स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर के एक्स के बराबर हो गया तो भाई पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि कितना होता है, 1. होगा ना, टाइम के इंडिपेंडेंट हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो फॉर पॉइंट फॉर विच डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, फॉर विच साइन स्क्वायर के एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर के एक्स डी टी ई बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। भाई ये मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा, अदरवाइज डिफरेंशिएट करते। अभी तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है ना भाई, जहाँ पे साइन स्क्वायर के एक्स और कॉस स्क्वायर के एक्स जिन पॉइंट के लिए सेम है, तो देखो अगर ये सेम हो गया 1 1 या सॉरी हाफ हाफ ले लो या कुछ भी एक वैल्यू ले लो, 1/√2 1/√2 हाफ हाफ ले लिया, तो इसको तुम बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि एनर्जी का एक्सप्रेशन टाइम के इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया ना, टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, यस सर। दैट इज kx इज इक्वल टू π/4 3π/4, या फिर x इज इक्वल टू कितना 2π/λ होता है ना, λ/8 या फिर 3λ/8 आर पॉइंट whose total energy does not change with time। समझे? यस सर। आर पॉइंट whose total energy does not change with time। λ/8 का मतलब क्या है, व्हाट इज λ/8 भाई, नोट टू नोट कितना लिखाया था हमने, व्हाट इज नोट, λ/2. λ/4 क्या हो जाएगा, नोट टू नोड एंटी से नोट, एंटी तो नोड। एंटी नोड. तो इसका भी आधा, इसका भी आधा है, यानी कि नोड और एंटी नोड का मिड पॉइंट है ना, हाँ सर। हाँ सर। लिखो ये लास्ट, इस तरीके का ये लास्ट हो जाएगा, अभी कहाँ से लिखना है, यहाँ से नहीं, ये तो लिख दिया। ये सर इसके बाद से यहीं से ना, हाँ सर। सर हाँ वो π/4 कैसा है, फिर से बताइए कि x साइन स्क्वायर के एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर के एक्स, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, कब होता है साइन यस थीटा कॉस थीटा के बराबर, जब के एक्स किसके बराबर हो, π/4 45 डिग्री 135 डिग्री यस सर 180 माइनस 45 180 प्लस 45 360 माइनस 45 सो ऑन लगाता जाओ। यस सर नहीं समझा, समझा सर 45 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/4 ना, यस सर नेक्स्ट। सर 1 मिनट पिछले वाला साइड दिखाई ना।
हाँ सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है चलो, नेक्स्ट बताओ भाई। फिर नेक्स्ट क्या बताओगे? जो हमने अभी ट्रैवलिंग वेव लिखी थी, ये ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड अपोजिट था, सॉरी एम्पलीट्यूड सेम था जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। इफ द ट्रैवलिंग वेव इन अपोजिट डायरेक्शन हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अभी हमने जिनको ऐड करा था भाई, उनका एम्पलीट्यूड क्या था? सेम एम्पलीट्यूड था। तो जरूरी नहीं है एम्पलीट्यूड सेम हो भाई, एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि y इज इक्वल टू, पहले का ले लिया भाई मैंने, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसमें जो y2 ऐड कर रहे हैं वो कितना हो गया? a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, जिन वेव्स को हम ऐड कर रहे हैं उन वेव्स का एम्पलीट्यूड हमने शुरुआत में कैसा लिया था? सेम लिया था या सेम। हाँ सर। सेम लिया था? तो सेम लिया था तो कैसी इक्वेशन बन के आई थी? ये इक्वेशन बन के आई थी भाई, इस तरीके की क्वेश्चन, साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इस बार अपोजिट एम्पलीट्यूड, अपोजिट नहीं डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अभी कैसे अप्रोच करें? क्या करूं इसको मैंने मान लिया। ठीक है, इस केस को कैसे अप्रोच करना भाई, क्लियर है ना? एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एक का एम्पलीट्यूड कम है, और दोनों क्या कर रहे हैं? सुपर इम्पोज कर रहे हैं। दो ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं है हमारे प्रैक्टिस में, लेकिन एक ये लिख सकते हो भाई, ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं बनेगा। बस A1 A2 से ज़्यादा मान लो, लेट से समझने के लिए मैंने A1 को A2 से ज़्यादा कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, A1 अगर A2 से ज़्यादा है तो मैंने इसको लिख दिया A1 माइनस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लिख सकते हो भाई पहली वाली इक्वेशन को ऐसे, इस यस। इक्वेशन को A1 माइनस A2 प्लस A2 करके लिख दिया, एक ही बात है, A1 ही बनेगा, प्लस ये जो पहले से प्रेजेंट है इसको तो लिख ही दो। इस तरीके से कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब ये दोनों वेव कौन सी हो जाएंगी? सेम एम्पलीट्यूड की वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये अपना परफेक्ट क्या बना के देंगी हमें? स्टैंडिंग वेव। और ये कौन सी हो गई? एक ट्रैवलिंग वेव हो गई ना। ये कौन सी हो गई? ट्रैवलिंग वेव। समझे इतना? हाँ सर। ये वाली हो गई भाई ट्रैवलिंग वेव।
तो देखो भाई इनको ऐड करना जरा, क्या बना, y इज इक्वल टू a1 माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये क्या बन के आएगा 2a2 2a2 क्या ये होता है ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना आएगा भाई साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस साइन सी प्लस डी बाई 2 तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा ना, साइन ओमेगा टी और कॉस कितना एक्स साइन ओमेगा टी कॉस, सही है हाँ सर भाई, सबको दिखाई दिया ये, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, साइन सी प्लस साइन डी बाई 2 साइन सी प्लस साइन डी बाई 2 लगाया, तो साइन सी प्लस साइन डी बाई 2 जब तुम इसमें अप्लाई करोगे तो साइन सी प्लस डी यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो के एक्स वाली टर्म कट जाएगी, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स आ जाएगा, जैसा हमने सॉल्व करा था पिछली बार, और जब हमने स्टैंडिंग में पढ़ी थी सबसे पहले हमने ये निकाला था ना, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब पहले वाली इक्वेशन कौन सी है, ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव, ऐसी इक्वेशन रहेगी है। दूसरी वाली स्टैंडिंग में। दूसरी वाली दोनों में एक बहुत प्राइमरी डिफरेंस है, याद है सबको, इसके हर पार्टिकल के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ये ऐसे ही ऑसिलेट करने वाला है, ये ऐसे ही ऑसिलेट करने वाला है, और ये वाला जो है ये हर पार्टिकल कितने एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, ऐसा नहीं है ना यहाँ पे कि हमेशा मीन पे रहेगा, क्या नहीं, ये भी a1 माइनस a2 तक ऑसिलेट करेगा, ये भी यस सर ये भी a1 माइनस a2 पे है, ये भी 0 आएगा, हर पार्टिकल कितने एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है, a1 माइनस a2 एम्पलीट्यूड के साथ हर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, a1 माइनस a2 एम्पलीट्यूड के साथ हर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, और इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे राइट वाले में, क्लियर मैम राइट वाले में क्या हो रहा है, हर पार्टिकल ये 0 से ऑसिलेट कर रहा है, और ये वाला कितने से ऑसिलेट कर रहा है, 2a2। तो इनको सिंपली तुम्हें बस ऐड करके ड्रॉ करना है, ठीक है, इनको बस तुम्हें ऐड कर देना है, ठीक है, तो किसी भी टाइम पे अब देख लो भाई, वह तो भाई मैंने तो साइन के एक्स के अकॉर्डिंग बना दिया, वैसे जरूरी नहीं है, साइन के एक्स नहीं है ना, ये तो कॉस के एक्स है ना, तो चलो ठीक है, हम तो एक रफ फिगर ही बना रहे थे, रफ ड्राइंग कर रहे हैं ना, ये कॉस के एक्स वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये वाला कितना आना चाहिए, ये एंटी नोड होना चाहिए, और ये वाला नोड होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए ना, मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 को क्या बना रखा है, मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे गलती से नोड बना दिया है, नोड नहीं है ना ये, एंटी नोड होगा, थोड़ा सा ग्राफ एक्चुअल में आगे से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, सही बात है, हाँ सर यस सर। स्टिल चलो वो छोड़ो, यहाँ उसको चेंज करके साइन के एक्स कर देना, वो तो तुम्हें पता है फेस पे डिपेंड करता है, इनको ऐड करके ग्राफ कैसा आएगा, ये वाला जो पार्टिकल है स्टैंडिंग वेव की वजह से 0 ऑसिलेशन, और इसकी वजह से कितना स्टैंडिंग वेव a1 की माइनस a1 माइनस a2, तो इसके ऑसिलेशन की नेट वैल्यू कितनी रहेगी a1 माइनस a2, हाँ सर फिर अगले वाले की थोड़ी ज़्यादा रहेगी वैल्यू, अगले वाले की हाँ और सर ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड किसका आएगा एंटी एंटी नोड का, कितना, इसकी वजह से a1 माइनस a2 और इसकी वजह से 2a2, तो नेट कितना हो गया a1 ये, प्लस a तो भाई जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स होंगे वो a1 माइनस a2 से लेके कहाँ के बीच में ऑसिलेट करेगा, a1 प्लस इसके बीच में रहेगा ना, ऊपर पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, स्प्रिंग के जो पार्टिकल हैं इसको लीव करके बाहर नहीं जा सकते, इसके बीच में ऑसिलेट करेंगे, स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स होंगे, हो सकता है भाई ऐसी वेव बन रही हो, देखो नेट मैंने तो बस ऐड कर दिया, अब वेव हो सकती है इस तरह की क्यों, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ना, ये ऐसी वेव हो सकती है, बस हम क्या बना सकते हैं कि एनवलप बना सकते हैं कि इसके बीच में रहेगा,
ना, इसके बीच में रहेगा ना। इस पार्टिकल को मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, A1 माइनस A2। इस पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 2A2 जा सकती है, और इसकी 0 जा सकती है, और हर पार्टिकल की यहाँ पे A1 माइनस A2 जा सकती है। यानी कि हर पार्टिकल का मिनिमम ऑसिलेशन A1 माइनस A2 तो हो ही गया एम्पलीट्यूड, और बाकी जितना एम्पलीट्यूड इसका होगा उतना ऐड करते चलेगा। समझे? यस सर। आप ये Yes, रेंज बता रहे हो, क्या कह रहे हो? आप रेंज बता रहे हो। ये रेंज वहाँ मतलब स्प्रिंग की जो पार्टिकल्स हैं वो इसके बीच में रहेगी ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। स्प्रिंग का जो पार्टिकल है कभी भी इस एनवलप को लूज कर क्रॉस करके बाहर नहीं जाएगा, इसी के बीच में रहेगा ना हमेशा। हाँ सर। देखो पिछले वाला साइड दिखा है? ये वाला भी लिखना हाँ सर। है। और ये ऐसी शेप फिक्स नहीं रहेगी, चेंज करती रहेगी, बस ये एनवलप को क्रॉस करके बाहर नहीं जाना, बस एनवलप को क्रॉस करके बाहर नहीं जाना। ये है भाई पूरा स्प्रिंग वेव। स्प्रिंग वेव तुम्हें खत्म करना है, पूरा स्प्रिंग वेव है, स्प्रिंग वेव खत्म करना है तुम्हें। मेंस अपलोडेड है, डीपी मेडिकल का अपलोडेड है, डीपीपी एडवांस के लिए अपलोडेड है, मेडिकल का मटेरियल अपलोडेड है। मतलब ही डाउट रह गया तुम्हें? नहीं सर। हाँ, हाँ सर। कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत, निकेत को है? नहीं सर। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना भाई पूरा, इतना ही लेक्चर आपका, इसको रिवाइज करना। स्ट्रिंग वेव पूरा खत्म कर सकते हो। साउंड बाकी है, साउंड करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। लॉन्जिट्यूडनल वेव साउंड आएगा, डॉपलर उसमें है, बीट है उसमें, ऑर्गन पाइप करके होगा, और साउंड वेव का सुपरपोजिशन।